सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। और ये ज्योग्राफी का अपना सेक्शन है। टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो यूपीएससी के क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, जो रीसेंट क्वेश्चन यूपीएससी के आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मोस्टली रिपीटेड। एंड आफ्टर दिस सेशन यू डोंट नीड टू, ठीक है, कि बार बार आप जा करके टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट बार बार जा करके आप पढ़ें, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कहा है, जो भी आपका स्टैटिक है, जो भी आपका स्टैटिक है, खास तौर पे एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री एंड दिस जियोग्राफी, और अभी पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैं फेब से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पूरा सीरीज़ वो फ्री आएगी, ठीक है, पूरी वो सीरीज़ प्लेटफॉर्म पे फ्री होगी। सो फॉर दैट, फॉर पॉलिटी यू कैन फॉलो दैट सीरीज़ एज वेल। ख़ास तौर पे जो जियोग्राफी हो गया, एंड देन जो स्टैटिक के अदर चीज़ें हैं, राइट, उन सबको यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स, उनको यहाँ पे इतनी बारीकी से कवर किया जाएगा कि यू डोंट नीड टू, ठीक है, रश कि एक चीज़ से दूसरी जगह पे आप जाओ, ठीक है, और वहाँ से ये चीज़ पढ़ो, वहाँ से ये चीज़, नो 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 नो। सब चीज़ें यहाँ पे एक जगह आपको देखने को मिलेगी। थ्रू पी वाई क्यूज आप पूरा अपना स्टैटिक पार्ट कवर कर पाएंगे, ठीक है, फॉर दिस प्रीलिम्स ओनली। तो आप ठीक है, डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपना शुरुआत है वो यूपीएससी के गूगली क्वेश्चन से ही करते हैं, क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ यू, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़िए, ठीक है, इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ यू विल मार्क द रॉन्ग आंसर। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई ऑल्सो एंडेड अप मार्किंग दिस रॉन्ग। सो इट इज़ ओके, इट्स ओके। अगर आप, ठीक है, चीज़ों को, कुछ चीज़ों को, है ना, इवन रॉन्गली भी इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग भी करते हैं, 80 ऑड क्वेश्चन जो कि आपने अटेम्प्ट किए हैं उसमें से, तो कोई गड़बड़ी नहीं है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज़ हाई कंपेयर टू द कोस्टल एरियाज। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि भैया एक साल में, है ना, मान लो ये जैन है, ये आपका, ठीक है, ये आपका दिसंबर हो गया, कि जनवरी से दिसंबर के बीच मिनिमम टेम्परेचर और मैक्स टेम्परेचर जून जैसे में होगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्स टेम्परेचर के बीच कितना डिफरेंस रहा है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कितनी रही है, ये कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा होता है। ये डिफरेंस कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा होता है कंपेयर टू कोस्टल एरिया। ऐसा क्यों, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसे ब्रॉडली, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में या साउथ हेमिस्फीयर में ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ होता है। ये सब चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी इस क्वेश्चन को बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि कॉन्टिनेंट्स में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू कोस्टल एरियाज। ये बताइए, क्या थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर की वजह से, या फिर वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, या फिर द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, है ना, या फिर द हैवी रेन्स इन द इंटीरियर कंपेयर टू द कोस्ट। देखो, इसमें से कुछ ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि देखिए कोस्ट में ज़्यादा रेनफॉल होता है कंपेयर टू द इंटीरियर। मान लीजिए ये, है ना, ये अगर मान लीजिए मैं एशिया, अगर ये बना रहा हूँ, एशिया जैसा कुछ मान लीजिए बना रहा हूँ, तो इस कोस्ट में, इंडिया की कोस्ट में, कंपेयर टू इंडिया के अंदर ऐसे इंटीरियर में जा करके कोस्ट में ज़्यादा पानी होगा ना, क्यों, समंदर के करीब है, तो यहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसे तो हटा ही दो, एयर में मॉइस्चर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना पानी होगा, तो इसे तो हटा ही दो। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, अगेन दिस इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज जो ओशंस है, ओशियंस का स्ट्रॉन्गर विंड्स होती है, ओशन में चलती है ज़्यादा तेज़ पवनें, ठीक है, ज़्यादा तेज़ हवाएं ओशन में चलती है। क्यों? क्योंकि भैया प्रेशर डिफरेंस ओशन में ज़्यादा क्रिएट होता है, लो प्रेशर ओशन में आके ज़्यादा क्रिएट होता है, समझ रहे हो? तो इसी वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पवनें आपको ओशन में देखने को मिलेगी। लैंड में इसलिए भी नहीं होती है स्ट्रॉन्ग, है ना, इंटीरियर में इसलिए भी नहीं होती है स्ट्रॉन्ग पवनें, स्ट्रॉन्ग एयर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ अरावली आ गया, यहाँ आपके हिमालयाज आ गए, है ना, यहाँ आपके कोई सेंट्रल एशियन प्लेट्यूज का रीजन हो गया, ठीक है, यहाँ आपके कुल्लुन शान, अल्तुन शान, नामशान, ये सारे ऐसे पर्वत आ गए। यहाँ पेगु रोम योमा, अराकन योमा आ गया। किसी ने मैपिंग नहीं की है तो उनको ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या बोल दिया, ये माउंटेन्स के नाम है। तो बीच में लैंड में बहुत ज़्यादा इंटरप्शन होती है, ओशन में आपको नहीं मिलती है वो इंटरप्शन, इसलिए विंड स्पीड ओशन में ज़्यादा होगी, तो स्ट्रॉन्ग विंड ओशन में, इसे भी हटा ही दो। फिर ये बचता है कि वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, ठीक है। तो
ये एक्चुअल में ठीक है, मैंने भी सोचा था कि 1 और 2 इसका आंसर होगा। नो, आंसर इज़ 1 ओनली। इसका एकमात्र जो कारण है वो ये है क्योंकि भैया जो लैंड है और जो वाटर है इनके बीच थर्मल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि लैंड देखिए गर्म जल्दी होती है और लैंड ठंडी भी जल्दी हो जाती है। लेकिन वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है, देर इज समथिंग नोन एज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कि किसी एक यूनिट ऑफ मास को गर्म करने के लिए आपको कितना डिग्री सेल्सियस या फिर कितना यूनिट टेम्परेचर चाहिए, है ना। मतलब एक यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज लाने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट मास में आप कितना टेम्परेचर, टोटल टेम्परेचर कितना या फिर टोटल हीट कितनी दो, है ना, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो पानी को गर्म अगर आपको करना है, ठीक है, ओशन की जो या फिर वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है, इट इज़ मोर कंपेयर टू योर लैंड, है ना। क्योंकि भैया पानी अगर गर्म होगा ना तो पानी में एक्चुअल में हीट की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए पानी का ये सरफेस यहाँ गर्म हो गया, साथ में अपवेलिंग भी तो हो रही है, अपवेलिंग भी हो रही है ओशन करंट से। तो ये नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, यहाँ से आपका गर्म पानी नीचे जा रहा है, तो इसकी वजह से पानी में हीट की मिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लैंड में थोड़ी ना ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं, लैंड का तो सरफेस ही गर्म हो जा रहा है ना। सरफेस के ऊपर के 2-3 सेंटीमीटर आपका गर्म होगा बस, नीचे तो वो है ना वैसे ही बना रहेगा। समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए जो स्पेसिफिक हीट है वो पानी की ज़्यादा होती है। दैट मीन्स पानी की पानी की मान लो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को गर्म करने के लिए आपको ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी कंपेयर टू आपका उतना ही, लगभग उतना ही लैंड मास। क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि लैंड मास जो है अंदर से गर्म नहीं होगा भाई, वो बाहर से ही होगा, उसका सरफेस ही होगा। दिस इज़ वाई आपका जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है ये कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भैया कॉन्टिनेंट जो है हीट जल्दी रिलीज करते हैं और जल्दी, है ना, जल्दी वो हीट अप भी हो जाते हैं, तो वो गर्म भी ज़्यादा होंगे, ठंडे भी ज़्यादा होंगे। आगे बढ़ते हैं, है ना। ओशन में ऐसा नहीं है, उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर देखिए, यही यही इसी इसी हीट के कॉन्सेप्ट में ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि कोस्टल रीजन्स में, ये आईईएस में पूछा गया सवाल है, सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज लेस, ओके, कंपेयर टू दैट ऑफ इंटीरियर एरियाज। ये वही बात ऊपर कर रहा है कि कोस्टल एरियाज में सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर बहुत स्टेबल है कंपेयर टू इंटीरियर एरिया। ये हमने अभी देखा। क्यों? क्योंकि भैया जो पानी है, जो वाटर है, ठीक है, जो ओशन का वाटर है, ये उतना जल्दी गर्म नहीं होता है, ये टाइम लेता है गर्म होने में। और नॉर्मली लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये ज़्यादातर गर्म होता है। मैक्स टू मैक्स आपका 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक हो जाएगा, है ना। लैंड तो आपका 48-49 तक गर्म हो जाता है। सो इसीलिए आप देखेंगे कोस्टल रीजन में जो सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है वो भी कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर बॉडी उसके साथ में है ना, तो लगभग स्टेबल रहता है। दूसरे कारण कि भैया यहाँ पे लगभग एक जैसा वेदर आपका देखने को मिलेगा। बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी, है ना, बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी और नॉर्मली बारिश होती रहेगी क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये लगभग स्टेबल वेदर कंडीशन आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। दूसरा, सीजनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इन कोस्टल रीजन इज लो कंपेयर टू दैट ऑफ इंटीरियर। ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि वहाँ तो लगभग हमेशा ह्यूमिडिटी है कोस्टल एरिया में। इंटीरियर में सिर्फ तभी आएगी जब कोई सीजनल विंड आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में अगर यहाँ बीच में बारिश करवानी है तो सिर्फ मानसून में नॉर्मली देखी जाएगी आपको यहाँ बारिश, है ना। लेकिन कोस्टल एरिया में नॉर्मली आप पाएंगे तो ह्यूमिडिटी लगभग लगभग सिमिलर रहेगी। यहाँ इंटीरियर एरिया में भैया ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी आपकी गर्मियों में, है ना, और बरसात में ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, सर्दियों में फिर से लगभग ड्राई स्पेल हो जाएगा। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये कॉन्सेप्ट साथ में यहाँ पे ध्यान में रखने, ये आपको एनसीईआरटी वगैरह में खोज खोज के मिलेंगे, है ना, जिस पे ये सवाल पूछे हुए हैं। ये देखिए एक एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब ये क्वेश्चन है। यहाँ से हम आइसोथर्म्स के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें यहाँ से जानेंगे। और इस क्वेश्चन को, इस ये जो अभी हम अगली 4 मिनट के डिस्कशन करने वाले हैं, इसको 2 बार देख लेना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आइसोथर्म पे पिछले 2-3 साल में सीडीएस सीएपीएफ वगैरह में भी उसने काफ़ी सवाल पूछे हुए हैं कि मूवमेंट ऑफ आइसोथर्म इज ग्रेटर ओवर लैंड देन इट इज़ ओवर द ओशन। दूसरा, कि कोस्टल रीजन्स हैव स्मॉलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना, देन डू द कॉन्टिनेंट्स इंटीरियर। तो ये तो हमने ऊपर देख ही लिया, ये हमने ऊपर देख ही लिया कि जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है सबसे गर्म और सबसे ठंडे का, वो डिफरेंस काफ़ी कम है कोस्टल रीजन में कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द मूवमेंट ऑफ आइसोथर्म्स इज ग्रेटर ओवर द लैंड देन ओवर ओशंस। आइसोथर्म क्या होते हैं? आइसोथर्म होते हैं भैया
कोई ऐसे बिंदु, है ना, जो कि लगभग सिमिलर टेम्परेचर के हो। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ भी 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी, है ना। तो लगभग लगभग सिमिलर टेम्परेचर को कनेक्ट करने वाले जो लाइन है उसे हम कहते हैं आइसोथर्म। ये लगभग ऐसी चलती है आपकी। देखिए ये 0 डिग्री टेम्परेचर वाली लगभग ये लाइन है, ये बताती है कि यहाँ 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 आपका 0 डिग्री टेम्परेचर है। अब हमने ये देखा हुआ है कि वेरिएशन लैंड मास में ज़्यादा होती है कंपेयर टू ओशन। ओशन में वेरिएशन कम होगी, तो ओशन में आइसोथर्म कैसे चलेंगे? लगभग ऐसे 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 कि भैया लगभग सेम एटीट्यूड लगभग सेम लैटिट्यूड में सेम जैसा टेम्परेचर होगा। यहाँ बेंडिंग बहुत कम होगी ओशन में, लेकिन लैंड में तो भैया टेम्परेचर ऊपर नीचे काफ़ी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ हिमालय है, यहाँ तो ठंडा होगा, ठीक है, ये एरिया ठंडा होगा, लेकिन फिर आप यहीं पे आप देखेंगे इधर काफ़ी गर्मी होगी, क्योंकि सेंट्रल एशियन प्लेट्यू ये तो आपका गर्म भी हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि लगभग लगभग सेम ही लैटिट्यूड पे अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है लैंड में, अलग अलग। वो कई वजहों से, फॉर एग्जांपल लैंड मास में वेरिएशन होता है, टोपोग्राफिकल वेरिएशन है ना। देन हमने बताया हुआ है कि लैंड जो है जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से आप पाएंगे कि जो 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 वेरिएशन है, स्पेशली जो जो आपके आ, ये जो आइसोथर्म है, वो लैंड पे काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं। वो लैंड में कुछ ऐसे 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 गुजरेंगे लैंड मास के ऊपर से, काफ़ी ज़्यादा मुड़ाव इनमें होगा, लेकिन यहाँ लगभग सीधे होंगे। ओशन पे लगभग लगभग देखो, यहाँ देखिए काफ़ी कम बैंड है इसमें, यहाँ काफ़ी ज़्यादा बैंड है लैंड मास में। क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आइसोथर्म मूवमेंट जो है कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है कंपेयर टू ओशन। दूसरी बात, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। ये देखो सदर्न हेमिस्फीयर में लगभग सीधे हैं, दैट मीन्स लगभग एक लेटीट्यूड पे लगभग एक टेम्परेचर है ना। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये काफ़ी ज़्यादा मुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है। दूसरी बात, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको करंट भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये कोल्ड करंट है, कैनरी करंट, किसी ने मैपिंग की होगी उनको पता है ना। एट द सेम टाइम यहीं पिछली साइड आपके वार्म करंट चला हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट चली है, इधर नॉर्वेजियन करंट इधर ऊपर जाके गुजरा है ना। समझ रहे हो बात को, है ना। तो इसकी वजह से आप पाएंगे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में करंट भी काफ़ी डाइवर्स है। यहाँ तो लगभग कोल्ड करंट है आपके, है ना। यहाँ पेरिवियन हेम्बोल्ड करंट हो गया, इधर आपकी ये है ना, ये जो साउथ जो आपके सदर्न करंट है बेसिकली, ये तो कोल्ड ही करंट है। तो इसकी वजह से आप पाएंगे कि साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर वेरिएशन उतना नहीं हो रहा है कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अगली बात, ये तो यूपीएससी ने इस साल 2024 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन प्री में, भैया जो विंटर है, ड्यूरिंग विंटर्स जो आइसोथर्म है ड्यूरिंग विंटर, ये देखो 2024 की प्री का क्वेश्चन देख लेना। मैंने जो अभी जो वीडियो एक दिन डाली भी हुई थी उसमें ये हमने डिस्कस किया भी था आई थिंक, कि जो विंटर है उस टाइम जो आइसोथर्म है, चाहे वो देखो, चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर का विंटर हुआ चाहे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का विंटर हुआ, लेकिन जो आइसोथर्म है वो ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है, ये लाइनें कुछ ऐसी मुड़ेगी, ये इक्वेटर की तरफ आने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना, ड्यूरिंग विंटर। और ड्यूरिंग समर ये कुछ ऐसी होगी, ड्यूरिंग समर ये पोलवर्ड हो जाएंगे शिफ्ट। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन इस साल भी पूछा हुआ था, बाद में आपके फिर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बस आइसोथर्म के बारे में इतना ध्यान में रखो, बाकी आपको कुछ भी इससे नहीं पढ़ना है। आइसोथर्म बेसिकली या फिर टेम्परेचर मूवमेंट के बारे में, तो इसी से आपके सवाल अच्छे बन सकते हैं। अगली बात देखिए, फिर से वही आ गया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन पैसिफिक ओशन देन अटलांटिक ओशन, कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन सदर्न हेमिस्फीयर देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन सदर्न हेमिस्फीयर। ये तो अभी हमने देखा कि भैया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है, दैट मीन्स हाई और लो के बीच का डिफरेंस, ये ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लैंड मास ज़्यादा है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट को जरा गौर से देखो, पैसिफिक ओशन में और अटलांटिक ओशन में ज़्यादा लैंड मास से घिरा हुआ कौन सा ओशन है? ये देखो इधर, पैसिफिक ओशन इधर है, ये है सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, ये आपका अटलांटिक। ज़्यादा लैंड मास से कौन घिरा हुआ है? आई थिंक मैंने शायद क्लियर मैप, हाँ ये जो है क्लियर मैप इधर, ये देखो, ये आपका अटलांटिक ओशन, ये आपका अटलांटिक ओशन, ये है इतना बड़ा पैसिफिक ओशन, इधर भी है।
तो अब बताओ इसमें ज़्यादा लैंड मास से घिरा हुआ कौन लग रहा है? ऑब्वियसली अटलांटिक ओशन। और वो भी ऐसा, देखो अटलांटिक ओशन में यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी, यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी, राइट। लेकिन पैसिफिक ओशन में क्योंकि इतना बड़ा ओशन है और बीच में इस तरीके के इंटरप्शंस नहीं है, तो अप वेलिंग है ना, डाउन वेलिंग वगैरह की एक्टिविटी साथ में हो जा रही है। तो कंपेयर टू दिस यहाँ पे टेम्परेचर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। नो डाउट यहाँ पे भी गर्म है, नो डाउट यहाँ पे भी ठंडा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम गर्म है। क्यों? क्योंकि लैंड मास आसपास से कम है। जो भी ओशन लैंड मास से घिरा हुआ होगा, है ना, वो हीट ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसका उसका जो सरफेस है वो ज़्यादा हीटअप होगा, जो भी ओशन लैंड से ज़्यादा घिरा हुआ होगा। समझ रहे हो? तो ये तो काफ़ी बड़ा ओशन है, लेकिन तो इस वजह से आप पाएंगे पैसिफिक ओशन में जो हीट की वेरिएशन है नॉर्थ, है ना, या फिर इक्वेटर और पोल के बीच जो हीट की वेरिएशन है ना, या फिर एनुअल जो हीट की वेरिएशन है, वो काफ़ी कम है कंपेयर टू अटलांटिक। अटलांटिक ओशन में एक्चुअली, अटलांटिक ओशन में सबसे ज़्यादा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है। दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा गर्म भी होता है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में, सबसे ज़्यादा ठंडा भी होता है। यहीं से वो सवाल बना रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये गलत है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन अटलांटिक ओशन, मोस्ट इन अटलांटिक ओशन अमंग ऑल अदर ओशंस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, टू ओनली इज द राइट आंसर। आगे देखो, वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रोंगर एंड परसिस्टेंट देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वाई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है कि साउथ हेमिस्फीयर में जो आपका वेस्टर्ली है, ये ये ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा डोमिनेंट क्यों है? या फिर जैसे आप पढ़ते हैं ना, रोरिंग फोर्टीज़, है ना, स्ट्राइकिंग सिक्सटीज़, हाँ, गरजता चालीसा बरसता पचासा, ऐसे ऐसे करके जो भी होगा, है ना, आई थिंक जो जो ये इस तरीके के नाम दिए हुए हैं। हाँ, तो ये जो आपकी जो फास्ट विंड्स है ना, जो विंड स्पीड है बेसिकली, ये सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है कंपेयर टू, है ना, कंपेयर टू योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कि यहाँ पे चल रही हवाएं, यहाँ पे चलने वाली हवाओं से काफ़ी स्लो है, या फिर ये जो साउथ हेमिस्फीयर वाली हवाएं हैं ये बहुत फास्ट है कंपेयर टू योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों? मेन कारण क्या दिखता है आपको? सोचो, वही अभी हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। क्या इसका मेन कारण? कि सदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिख रहा है, दिख रहा है। देखो यहाँ से हवा अगर जाएगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये अगर हवा जा रही है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो यहाँ बीच में टकराएगी वो, यहाँ पहाड़ होंगे, है ना, यहाँ आपके आपके प्लेट्यू होंगे, बीच में कहीं ना कहीं किसी चीज़ से वो टकराएगी, तो विंड स्पीड वेरी करती रहेगी। यहाँ तो भाई खुले सांड की तरह दौड़ रही है, इधर आगे तक कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। तो आप पाएंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से उसने पीवाईक्यू भी बनाया था एक, अभी 2024 में भी क्वेश्चन कि कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फीयर कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक्चुअली दिस इज राइट। आदमी को लगता है नहीं नहीं कोरियोलिस फोर्स ऐसे कैसे, पार्शलिटी कैसे करेगी, पार्शलिटी भाई नॉर्थ और साउथ के बीच में पार्शलिटी कैसे करेगी कोरियोलिस फोर्स? ये तो एकदम सही लगेगी, नो। ऐसा क्यों है ये मैं अभी बताता हूँ आपको। ये भी यूपीएससी ने इसी साल क्लियर किया है। इसी पे यूपीएससी ने इस साल देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स, ये 2024 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, दूसरा इट इज मैक्सिमम एट द पोल एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। दूसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि कोरियोलिस फोर्स जो है ये पोल पे ज़्यादा होता है ना, इक्वेटर पे नहीं। इक्वेटर पे ये एब्सेंट है, जीरो होता है इक्वेटर पे, 0 डिग्री पे। कोरियोलिस फोर्स पोल में लगने वाली फोर्स है ना। और कोरियोलिस फोर्स, ये ध्यान में आपने रखना है कि मान लीजिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो कोरियोलिस फोर्स जब भी लगेगी, जब भी लगेगी, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो विंड होगी वो आना ऐसे चाहती है। देखो फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये आपका ट्रॉपिकल विंड्स हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली है, ये आना ऐसे चाहती है। लो प्रेशर यहाँ है ना, लो प्रेशर इक्वेटर पे है, तो हाई से लो की तरफ जाएगी ये, है ना। तो आना ये नीचे की ओर चाहती है, आना ये ऐसे चाहती है, आना ये ऐसे चाहती है, आना ये विंड ऐसे चाहती है। बट कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये इसको इसको ना डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है बीच में, तो ये इसी वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती है अपनी राह से, ऐसे जैसे हम सभी हो रहे हैं ऐसे। लेकिन अच्छी बात यह है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है। समझ रहे हो? तुम्हारा राइट नहीं, इसका राइट, ऊपर से नीचे आ रही थी, ये राइट की ओर चली गई, राइट की ओर चली गई, राइट की ओर चली गई। यहाँ यही काम लेफ्ट की ओर होता है। जैसे आना इसे ऐसे था,
हो ये ऐसी जाती है, आना ऐसे था, हो ये ऐसी जाती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से अपने लेफ्ट की ओर। समझ लो, ये हुआ आपका कोरियोलिस फोर्स। दैट मीन्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज लगेगी कोरियोलिस फोर्स, साउथ हेमिस्फीयर में ये, है ना, साउथ हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगी कोरियोलिस फोर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कोरियोलिस फोर्स जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे ये बढ़ती जाएगी, कोरियोलिस फोर्स पोल की तरफ बढ़ती जाएगी। नंबर वन बात आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरा कि कोरियोलिस फोर्स विंड की, जितना फास्ट विंड होगी ना उतना ज़्यादा वो घूमेगी, जितना फास्ट विंड होगी उतना ज़्यादा वो घूमेगी। कोरियोलिस फोर्स विंड वेलोसिटी पे, जैसे जैसे आपकी विंड वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी कोरियोलिस फोर्स भी वहाँ पे आपकी ज़्यादा लगेगी किसी ऑब्जेक्ट पे या फिर विंड पे। तो ये दोनों बातें आपकी करेक्ट है। देखिए वही बात यहाँ पे भी की है, कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फीयर कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। तो ये कुछ बातें क्यों, क्योंकि भैया साउथ हेमिस्फीयर में बिल्कुल ऐसा भाई खुली है ये चीज़, यहाँ कोई बीच में ऑब्स्टेकल नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा काम करेगी क्योंकि विंड स्पीड विंड वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बनेगी। ये ये मैंने क्यों डाला हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कोरियोलिस फोर्स ऐसे लगती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपकी क्लॉकवाइज, साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमती है भाई ऐसे, ये है क्लॉक, है ना। मान लो ये मुझे अगर 12 बजकर 15 मिनट बजाने हैं तो ये बज गए 12:15, फिर ये घड़ी ऐसे आएगी, सुई ऐसे आएगी, क्लॉक ऐसे घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज ये हुआ ऐसे, ऐसे तो महाकाल घूमता है बस, मतलब ऐसे ऐसे काल घूमता है, घड़ी ऐसे घूमती है। समझ गए। आगे चलो। ओशन वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज वार्मर देन सदर्न हेमिस्फीयर, ये बताया ना मैंने। क्यों, क्योंकि देखो सारे एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ये भी है ना, सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। वार्म होगा ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में, क्यों, लैंड मास ज़्यादा है। बताया ना मैंने, लैंड मास जहाँ ज़्यादा होगा वार्मथ वहाँ पे ज़्यादा होगी, है ना। क्यों, क्योंकि हीट का जो, है ना, हीट का जो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कम हो पाएगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में, और उतना जल्दी आपका ओशन हीट अप भी होगा, जितना लैंड मास से घिरा होगा कोई ओशन उतना जल्दी वो हीट अप भी होगा, है ना, कम स्पेसिफिक हीट होगी। इन कंपैरिजन टू नॉर्थ हेमिस्फीयर रिवर्स डिस्चार्जिंग इन, अच्छा रीजन ये एजर्शन रीजन वाला है। देखो एजर्शन कह रहा है कि ओशन वाटर इज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज वार्मर देन सदर्न हेमिस्फीयर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिवर्स डिस्चार्जिंग इनटू ओशंस इन सदर्न हेमिस्फीयर आर मोर इन नंबर। ये देखना जरा, ये मैप देखना इधर, मैप देखना इधर, देखो नदियाँ कहाँ होती है सोचो। एक मतलब गजब का क्वेश्चन है ये, नदियाँ, नदियाँ जिंदगी में आपने कहाँ देखी होगी। ये इधर, एक मिनट में ये लगा लेता हूँ इधर। ये मान लो देखो इक्वेटर लगभग यहाँ से जाती है, ये भी मैंने ऊपर लगा दी थोड़ी, इक्वेटर लगभग यहाँ से जाती है, ये गई आपकी इक्वेटर। अब बताओ नदियाँ लगभग कहाँ पे होती है। यहाँ नदी होगी बीच में, यहाँ हो जाएगी क्या, यहाँ हो जाएगी क्या, इसके ऊपर होगी, या फिर इस छोटू से के ऊपर होगी, या फिर इसमें कहीं होगी, कोंगो वोंगो है ना, इधर को जारे रिवर वगैरह ये है ना, लिम्पोपो लिम्पोपो वगैरह इधर को होगी। समझ लो, है ना। तो अब देखो ध्यान से, नदियाँ कहाँ पाई जा रही है, लैंड मास पे, लैंड मास ज़्यादा कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये बड़ा है ना। ऑब्वियस बात है नदियाँ यहीं पे ज़्यादा आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगी, साउथ में नहीं। और फिर नदियों के डिस्चार्ज का टोटल ओशन टेम्परेचर से उतना लेना देना भी नहीं है। कितना कर पानी है नदियों में आपके, ओशन है भाई, वो ओशन, ओशन। सागर को नहीं मालूम होता है, सागर को फर्क सच में नहीं पड़ता है महासागर को, अगर एक आधी नदी बहना बंद भी कर दे तो, है ना। ये तो बस नदियों का महत्व ऐसा है कि हाँ, मीठा पानी बहा लेती है तो जिन जिन का फायदा होता है वो पी जाते हैं, है ना। महासागर खारे, खारे होते हैं, जीवन में भी खारे होंगे। तो वही बात है, खारे लोगों का बस काम है, खारे महासागरों का काम है अपने आप को एक्सपेंडेड रखना। उनके लिए नदियां जस्ट अनदर सोर्स ऑफ वाटर है, नॉट द सोल सोर्स। सो डोंट फील टू मच अटैच्ड विद महासागर if you consider yourself a river, because they have
मैनी अदर ऑप्शंस, है ना, मैनी अदर ऑप्शंस। वो आप अकेले नहीं हैं उनके लिए, ये छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा। गलत ही है ना, ये आंसर गलत हो गया, रीज़न गलत है। वाई? क्योंकि भैया साउथ हेमिस्फीयर में उतनी नदियाँ नहीं हैं जितनी नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब कितनी है गिनने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। अभी अभी मैंने बोला, अभी अभी बोला ना, ऐसे चलता है, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शंस ऑफ विंड पैटर्न्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर आर गवर्न्ड बाय कोरियोलिस इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है ना। ये ऐसा क्यों होता है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, अभी हमने ऊपर देखा। तो अगर देख लिया हो, मे बी मैं अगर ये यूट्यूब में चढ़ा रहा हूँ ये, है ना, यही सीरीज़, तो आप सिविल स्पॉट डॉट इन, जितने भी यूट्यूब के अपने साथी हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, आप सिविल स्पॉट डॉट इन, ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है, ये लेक्चर का एक पार्ट है। हमारा एक कोर्स चलता है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, प्रीलिम्स का पंचनामा। एक और कोर्स चलता है साइंस एंड टेक पे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। अपडेटेड क्लासेज आपको इसमें पूरे सेशंस देखने को मिलेंगे, डेमो लेक्चर आपको अवेलेबल है। तो देखो गुरु, अगर आप मुझे यूट्यूब पे अभी सुन रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर आपको इसमें, है ना, ये इट इज़ जस्ट वन लेक्चर ऑफ अ कोर्स। कोर्स ये है भाई, कोर्स ये है। और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि CSC, है ना, टॉपिक वाइज आपको इसमें सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये तो मैंने बस चैप्टर इसमें एक इकोनॉमी के ही कुछ चैप्टर इसमें डाल के रखे हुए हैं। अदरवाइज आप पाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बुद्धिज़्म कवर करना है, तो बुद्धिज़्म पे जितने भी सेशन, है ना, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे जितने भी PYQ UPSC ने पूछे हुए हैं, प्लस जो NCERT की नॉलेज है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें मिला करके आपको, है ना, एक मॉड्यूल वाइज यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और मॉड्यूल वाइज ये पूरे कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। और टॉपिक वाइज जा करके आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली प्रैक्टिस कम रिवीजन सीरीज। आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीलिम्स का पंचनामा, है ना। और ये हमेशा के लिए चलेगा, मैं तो ये कहता हूँ। ये कोर्स क्योंकि स्टैटिक ओरिएंटेड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, बहुत स्टैटिक ओरिएंटेड है। मेजर मेजर आपके जो मेजर 80 to 90 थीम्स है, उस पर मोर देन 120 आवर्स का आपको कंटेंट इसमें देखने को मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे, 26 को हो, 27 का हो या 28 का हो, कभी कभी आपने प्रीलिम्स देना हो, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, चाहे आप किसी भी UPSC के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एटमोसफियर इज करेक्ट? Atmosphere has definite upper limit but gradually thins until it becomes imperceptible. Okay. Atmosphere has no definite upper limits but gradually thins until it becomes imperceptible. Atmosphere has definite upper limit but gradually thickens. Atmosphere has no definite upper limit but gradually thickens. देखो, जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर बढ़ते हैं तो ये थिन होता है या थिक, मोटा होता है एटमॉस्फेयर या पतला, पतला होता जाएगा ना। तो ये थिकन्स तो हटा दो। प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्या एटमॉस्फेयर की कोई डेफिनेट अपर लिमिट है? डेफिनेट मतलब हर जगह एटमॉस्फेयर, है ना, 1000 किलोमीटर के ऊपर तक ही होगा, ऐसा है क्या? नहीं। अगर वो 1001 किलोमीटर हुआ, 2000 किलोमीटर हुआ, है ना, किसी को याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है कि हाँ कितना ऊपर तक एटमॉस्फेयर है। भाई गैस है, अगर थोड़ी ऊपर चलेगी आप रोक दोगे क्या कि नहीं 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 यहीं तक रुक, यहीं तक, यहीं तक रुकना है तुझे ना, जाती जा रही है वो। तो नो डेफिनेट, है ना, देर इज नो डेफिनेट अपर लिमिट एक्चुअली, एंड इट थिन्स। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इट थिन्स एक्चुअली। फिर देखिए ये सवाल बार बार इन्होंने एक ही सवाल अपना रिपीट किया हुआ है, IES की परीक्षा में भी, IAS की परीक्षा में भी, कि इनमें से विच कैन बी फाउंड इन एम्बिएट एट एटमोसफियर। आपको एटमोसफियर में इनमें से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। जो सूट है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, और जो आपका, ठीक है, वाटर वेपर है। इनमें से वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कौन कौन चीज़ें कॉज करती है? तो अभी देखो ये सूट क्या है, ये एक्चुअल में ये आपका ब्लैक कार्बन है। जो आधा जला हुआ आपका हाइड्रोकार्बन कोई भी होता है, उससे जो ब्लैक ब्लैक आपका निकलता है ना, ब्लैक 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 ऊपर, आपने अगर घर में अगर लकड़ी वकड़ी जलाई होगी तो आप पाएंगे कि ब्लैक 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 ऐसी नीचे को कुछ लड़ियाँ लड़ियाँ आपकी है ना, चूल्हे के ऊपर या फिर जहाँ पे भी आप जलाते हैं लकड़ी, तो वो क्रिएट हो जाता है, उसे आप कहते हैं सूट, ब्लैक कार्बन, है ना। तो ये शॉर्ट टर्म का आपका, शॉर्ट लाइफ स्पैन इसका होता है सूट का, ये बहुत लंबा नहीं चलता है।
तो ये शॉर्ट लिव्ड एक ग्रीन हाउस गैस है, राइट। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड बिल्कुल। और ये आपका वाटर वेपर, ये तो है ही है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने वाला। अब वाटर वेपर कैसे करता है, इस पे बहुत सारे पीवाईक्यू आगे आए हुए हैं, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें पीवाईक्यू से क्लियर होगी। सिमिलरली वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, 1 2 3 रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लैक कार्बन सूट के बारे में जान लिए। अब देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि भैया सन जो है रेडिश ऑब्जर्व किया जाता है नियर होराइजन। मान लीजिए ये धरती है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, सन यहाँ जैसे है। तो जब सन आपका उग रहा है और जब आपका सन फिर जा भी रहा है, डूब भी रहा है, उस टाइम पे सन जो है थोड़ा लाल दिखता है। ऐसा क्यों होता है ना। ऐसा नॉर्मली देखिए इसलिए होता है क्योंकि सन जो है होराइजन से नीचे चला जा चुका होता है। अभी बस जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आप पे जो लाइट आपको दिख रही होती है ना, जो जो लाइट आप तक पहुंच पाती है एक्चुअली, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंच पा रही है आपकी आंखों तक, उसी कलर का सन दिखेगा ना आपको। तो वो पहुंचती है एक्चुअली रेड लाइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर, रेड लाइट इज मोस्ट स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर। लाइट, इट इज द कलर ऑफ सन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। भाई रंग बदलता है क्या सन। अर्थ एटमॉस्फेयर एमिट्स, भाई ये भी एकदम गजब है ना, ऑप्शन इन्होंने डाल के रखे हुए हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर कोई लाइट नहीं डाल रहा है। एक्चुअल में रेड लाइट जो है ये लीस्ट स्कैटर्ड है बाय एटमॉस्फेयर। वाई, क्योंकि पूरे विब ग्योर के पैटर्न में है। विब ग्योर आपने पढ़ा हुआ है ना। इस पूरे विब ग्योर के पैटर्न में जो जो आपकी वेव लेंथ है वो आर, रेड लाइट की बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वेव लेंथ होती है। तो जिस लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो काफ़ी डिस्टेंस कवर कर पाती है, समझ रहे हो। तो यही आपका हुआ रेड लाइट। तो जो भी आपकी अल्ट्रा वायलेट टाइप की लाइट है, इसे एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर देता है। वायलेट भी एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब, है ना। जैसे जैसे आप इस तरफ को बढ़ेंगे, यहाँ आपका हुआ अल्ट्रा वायलेट, यहाँ से आप इधर को बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप इधर को बढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन रेट जो है कम होता जाएगा। क्लियर। आगे देखो वही क्वेश्चन, ड्यूरिंग सनराइजेज एंड सनराइज सन अपीयर्स रेडिश बिकॉज ऑल अदर कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर। नहीं, सारे नहीं यार, सारे नहीं, कुछ लाइट्स एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ड्यूरिंग दैट टाइम सन एमिट्स ओनली, नहीं यार ऐसा नहीं है, रंग थोड़ी ना बदला। वही ऑप्शन ऊपर देखो, वही चीज़ें। रेडिश ऑरेंज लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर, वही, समझ लो। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए फिर वही कि नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ अर्थ सरफेस बिकॉज, कि भैया मान लीजिए अर्थ सरफेस है ना। आप यहाँ से जैसे जैसे हाइट में जाएंगे अर्थ सरफेस में, मतलब अल्टीट्यूड, अगर लेटीट्यूड नहीं एल्टीट्यूड अगर आप अपना इंक्रीज करेंगे, तो उससे अर्थ है ना, उससे टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है कि एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम अर्थ का सरफेस, देर इज नो मोर मॉइस्चर इन अपर एटमॉस्फेयर। फिर एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर। देखो, देयर इज मोर मॉइस्चर इन अपर एटमॉस्फेयर, ऐसा होता है क्या, नहीं। मॉइस्चर तो लोअर एटमॉस्फेयर में, हमने देखा है ना ऑल वेदर एक्टिविटी, पिछले सेशन में देखा है। ऑल वेदर एक्टिविटी कहाँ होती है आपकी, ट्रोपोस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर में। अपर एटमॉस्फेयर में तो नहीं है उतना मॉइस्चर, ऊपर कहाँ जा रहा है आपका पानी, नहीं, लोअर एटमॉस्फेयर में। और मॉइस्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि चलो ये बताएंगे, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ वगैरह, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पे आगे सवाल पूछा हुआ है। तो अभी के लिए ये समझो कि दो को एलिमिनेट तो पहले कर ही दो। तो एक तो करेक्ट है ही कि एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस। एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ये पेड़ लगा दिया मैंने, पेड़ लगा रहा हूँ यहाँ, ये सन से आपकी लाइट आ रही है ना। सन से जो नीचे की तरफ आपकी लाइट आ रही है अर्थ की सरफेस की तरफ, भैया इनकी क्या है ना, इनकी इस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना। फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, एनर्जी इसमें ज़्यादा है। तो इसीलिए जो सन से लाइट आ रही है, कुछ लाइट तो ये आपका अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा, हीटअप हो जाएगा, सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ लाइट को है ना, कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और स्टिल वो इतनी पावरफुल है कि एटमॉस्फेयर की जो शील्ड है इसे भेद दे और बाहर चली जाए। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिर होता क्या है, अर्थ ने भी कब तक पकड़े रखना है, मतलब आदमी ना चीज़ें कब तक पकड़ा रख सकता है ना।
अंत तक थोड़ी ना पकड़ पाता है कोई। तो ऐसा ही अर्थ का भी है, कब तक पकड़ेगी बेचारी लाइट को, गर्मी को। तो ये भी अपनी रेडिएशन यहाँ से बाद में फिर एमिट करने लगती है। अर्थ भी एमिट करती है रेडिएशन, अर्थ भी एमिट करती है रेडिएशन, दिन में भी रात में भी। रात का ऐसा होता है कि भैया जो सरफेस है यहाँ पे आ कम रही है या फिर शून्य आ रही है, क्यों? क्योंकि भैया रात में तो सन कहीं दूसरी तरफ है, बट स्टिल वो एमिट तो कर रही है, अपनी रेडिएशन एमिट कर रही है अर्थ, अपनी हीट छोड़ रही है अर्थ। होता क्या है, लोअर एटमॉस्फेयर में आपके ग्रीन हाउस गैसेज है, और वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस का ही काम करता है। ये क्या करते हैं, ये इसे ट्रैप कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। क्लाउड है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, अदरवाइज ग्रीन हाउस गैसेज इसे ट्रैप कर देंगे। इसी वजह से एटमॉस्फेयर आपका वार्म होता है। सबसे ज़्यादा वार्म कहाँ होगा, सरफेस के पास, क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैप होगी, सबसे ज़्यादा यहाँ वार्म होगा। फिर ऊपर घटते 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 है ना, घटते जाएगा। इसी को आप कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो अगर आपसे वो पूछे कि नॉर्मल लैप्स रेट क्यों हो रहा है एटमॉस्फेयर में, किस वजह से, तो वो सन से आने वाली लाइट की वजह से नहीं ना, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से, अर्थ जो छोड़ रही है उसकी वजह से है। तो इसे हटा दो, है ना। द एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एयर अगर जितनी कम डेंस होगी उतना कम ये ट्रैपिंग होगी। अपर एटमॉस्फेयर में कम है इसलिए ट्रैप कम हो रहा है। इसीलिए मुझे अब पानी पीने की ज़रूरत है। 1 सेकेंड, पढ़िए ये क्वेश्चन। सेम ही क्वेश्चन है यार, है ना। ये तो बस ऐसा है कि प्रैक्टिस करते जाओ और बीच में कुछ नए नए कॉन्सेप्ट मिलते जाते हैं, अदरवाइज सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही क्वेश्चन है। हम ऑलरेडी आई थिंक 30 मिनट कर चुके हैं इसका, है ना। आई जस्ट वांट कि अब देखो ये काफ़ी लंबी पीपीटी है, आई कैन सी कि 56 पेजेस की है, तो टाइम तो इसमें काफ़ी लगेगा। पता नहीं आज के 1 घंटे वाले सेशन में हो पाया या नहीं, नहीं तो फिर दूसरा मैं अपलोड कर ही दूंगा कल सुबह। एंड जो यूट्यूब वाले लर्नर है, सीधी बात है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो civilspot.in में जाकर के एनरोल कीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरेस्ट मीन जिस तरीके का ये कोर्स है और जिस तरीके का होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी 3 महीने बचे हुए हैं प्री के लिए, तो आप पाएंगे कि दिस कैन बी योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर एंटायर यूपीएससी जर्नी। सो यू शुड डेफिनेटली एनरोल इन द कोर्स, है ना। फिर मेरे पैसे तो बन ही रहे हैं वो तो अलग बात है ही। तो सॉरी, हाँ। विद रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Atmospheric pressure decreases towards the pole. Atmospheric pressure decreases with altitude. एटमॉस्फेरिक, है ना। यहाँ से देखो अच्छा सवाल ये भी बना देगा, एक स्टेटमेंट यहाँ लिख देगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद, यहाँ लिखेगा ये लेटीट्यूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। हाई प्रेशर इज एक्सपीरियंस्ड ओवर द कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग विंटर। ऑल डेजर्ट्स एक्सपीरियंस लो प्रेशर। देखो, नंबर 1, एक बात ध्यान में रखना, जब भी लो प्रेशर की बात होगी ना, मतलब बारिश हो रही है वहाँ पे। लो प्रेशर एरियाज बहुत ही, है ना, बहुत ही एक तरीके से बारिश कॉजिंग एरियाज माने जाते हैं। क्यों? मान लीजिए लो प्रेशर है तो आसपास से यहाँ विंड आती है, हाई प्रेशर के एरिया से विंड आएगी। कल ही हमने डिफ्यूजन को पढ़ा हुआ है, विंड आएगी आसपास से, विंड साथ में मॉइस्चर भी लाएगी, फिर बारिश कहाँ होगी, लो प्रेशर के एरिया में। लो प्रेशर नॉर्मली कहाँ क्रिएट होगा, जहाँ हीट होगी। ऐसा क्यों होगा? मान लीजिए भाई ये मान लीजिए आपका सरफेस है, यहाँ पे चल रही है एयर, ऊपर से हीट बहुत ज़्यादा ये तप रहा है, सनलाइट आ रही है, तो हीटेड पार्टिकल क्या करेंगे, ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे। यहाँ तो नीचे जगह खाली हो गई, तो इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास से विंड आएगी, विंड आएगी, विंड आएगी, विंड आएगी, साथ में पानी लाएगी और बरसा देगी यहाँ पे। समझ रहे हो? तो दैट मीन्स एक बात ध्यान में रखना, ज़्यादा गर्मी मतलब ज़्यादा लो प्रेशर, ये बात है ना।
ये बात ध्यान में रखना है, ज़्यादा गर्मी मतलब ज़्यादा लो प्रेशर, ज़्यादा लो प्रेशर मतलब ज़्यादा बारिश। नॉर्मली है ये, नॉर्मली। ये कब काम नहीं करेगा ये कॉन्सेप्ट? नंबर 1, मान लीजिए अगर आपकी जो विंड है उसे कोई बड़ी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन रोक रही हो, टोपोग्राफिकल फॉर्मेशन रोक रही हो, मान लो बीच में पहाड़ आ गया, जैसे अरावली है, अरावली बीच में आ जाती है ना, यहाँ से आपका मानसून गुजर रहा होता है, इसे डिफ्लेक्ट कर देती है, ये राजस्थान में पहुँच ही नहीं पाती, यहाँ डेजर्ट बन गया आपका, भले ही गर्मी हो फिर भी डेजर्ट है, भले ही लो प्रेशर हो फिर भी डेजर्ट है। दूसरी बात, क्या सारे डेजर्ट में फिर लो प्रेशर होगा? ना, कोल्ड डेजर्ट नाम की भी तो कोई चीज़ है, वहाँ क्यों बनेगा लो प्रेशर? वहाँ तो हाई बनेगा, क्यों? क्योंकि भैया वहाँ गर्मी नहीं है, वहाँ ठंड सर्दी है। तो ये तो हटा दो, हट गया, हट गया, समझ गए? ये तो हट गया, बच क्या गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द लैटिट्यूड? ना, एक्चुअली इट इंक्रीजेज विद द लैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जितना ज़्यादा आप लैटिट्यूड में ऊपर जाएंगे, मान लो ये 0 डिग्री है ना, ये जितना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे 90 में पहुँचेंगे, आप पाएंगे कि भैया ये जो ऊपर आप पहुँचे यहाँ तक सनलाइट कितनी कम पहुँच रही है, दैट मीन्स यहाँ ठंड है। हमने तो देखा लो प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिक्रीज आपके गर्मी के साथ होगा, सर्दी में तो ये बढ़ेगा, हवा भारी होगी, ठंडी हवा भारी होती है, तो ये हटा दो, बाकी देखना ही नहीं है। दोनों बातें सच है भैया, ऑल्टीट्यूड के साथ आपका प्रेशर, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, जितना ऊपर जाएंगे हवा कम पड़ती जाएगी, हिमालय में चढ़ते हैं ऊपर हवा कम पड़ेगी, इसीलिए तो आपको वो माउंटेन वो होता है, ठीक है, माउंटेन क्या कहते हैं उसे यार, अरे मैं नाम कैसे भूल जाता हूँ उसे, हे भगवान, है ना, माउंटेन में आपको सिर दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है, वो इसी प्रेशर की वजह से। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द टर्म, खैर छोड़िए। हाई प्रेशर इज एक्सपीरियंस्ड ओवर द कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग विंटर, बिल्कुल सही बात है, विंटर कहीं भी हो हाई प्रेशर तो बनेगा विंटर की वजह से, क्योंकि ठंडी हवा है। ऑल हाई अल्टीट्यूड्स, देखा ना हमने, अल्टीट्यूड के साथ आपका प्रेशर डिक्रीज होता है, सही बात है। आ गया क्वेश्चन, एट हाई अल्टीट्यूड, ऊंचे अल्टीट्यूड में प्रेशर कुकर इज प्रेफरेबल फॉर कुकिंग बिकॉज बॉइलिंग वाटर पॉइंट ऑफ द वाटर, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? देखो, हाई अल्टीट्यूड में प्रेशर कुकर का यूज़ करना खाना पकाने के लिए सजेस्ट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर रिड्यूसेस ड्यू टू हाइयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नो, लो है भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे, reduces due to low atmospheric pressure maybe, increases due to reduced gravitational force का कोई मतलब नहीं है प्रेशर से, है ना। अल्टीट्यूड में ग्रेविटेशनल फोर्स कम ज़्यादा कैसे हो जाएगी? कि reduces due to increased zone content in the atmosphere, increased, अच्छा ओजोन कंटेंट इन द एटमोस्फियर ना, ओजोन तो आपका स्ट्रेटोस्फियर में जा रहा है, कौन सा माउंटेन आपका स्ट्रेटोस्फियर में जाके घुस के बैठ रहा है? कौन सा माउंटेन इतना ऊंचा जा रहा है? 15 किलोमीटर ऊंचा कौन सा माउंटेन है? 20 किलोमीटर है कोई? ना, छोड़ो इसे भी। आंसर इज दिस, प्रेशर कुकर क्यों सजेस्ट किया जाता है? मान लीजिए जैसे ये पहाड़ बना लिया मैंने, दूसरा पहाड़ बन गया, ये पहाड़ में आप चढ़ते गए, यहाँ वाटर का प्रेशर है, ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है। देखो एक्चुअल में देखो ये कैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 का प्री जा करके देखना, उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जो प्रेशर कुकर में खाना पकाने के लिए, है ना, जिस पे निर्भर करता है, ऐसे करके कुछ था कि वेसल, द साइज ऑफ वेसल ऑफ द प्रेशर कुकर, या फिर द टेम्परेचर इनसाइड द प्रेशर कुकर, या फिर बाहर का प्रेशर, समथिंग ऐसे ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए थे, स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई थी, वो भी इसी इसी कॉन्सेप्ट से। देखो जैसे जैसे आप माउंटेन में चढ़ते हैं प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर का, क्यों? क्योंकि थिन है एटमॉस्फेयर। जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा, देखो इसे कुछ ऐसे समझो, मान लीजिए ये खुला पानी है, नॉर्मल सरफेस में पानी है, खुला पानी है, इसे आपने हीटअप किया, अभी ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर की हवा है, मान लीजिए ये बहुत ही हाई प्रेशर की हवा है, आप नीचे से हीट इसमें दे रहे हैं, हीट इसमें दे रहे हैं, तो पानी जल्दी बॉईल हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर से प्रेशर लग रहा है भाई, इसमें ऊपर से प्रेशर, दबाव लग रहा है, मौजूद नीचे रहे,
दबाव लग रहा है, सॉरी, है ना, सॉरी। तो जवाब इसको दबाव लग रहा है कि ऊपर, नीचे रह, नीचे रह, नीचे, ऊपर मत चढ़ो। इमेजिन कर पा रहे हो, दबाव लग रहा है, नीचे रहो, नीचे रहो, ऊपर मत चढ़ो। अब भैया ये प्रेशर आपका हो गया कम, प्रेशर आपका हो गया कम, प्रेशर हो गया लिफ्ट, यहाँ से प्रेशर बन गया थोड़ा लो। दबाव अभी भी लग रहा है पर अब लग रहा है कम, अब इतना ही लग रहा है। दैट मीन्स कम हीट दे करके भी वाटर ऊपर आपका उबाल खाए पा रहा है, खाया जा रहा है ना, स्पेसिफिक हीट घट गई इसकी। कम हीट दे करके भी आपका बॉयल हो पा रहा है वो पानी। दैट मीन्स जहाँ जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ वहाँ कम हीट दे करके भी जो पानी है वो उबल पा रहा होगा, बॉइलिंग पॉइंट नीचे हो जाएगा। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, खाना अच्छे से नहीं पकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया जो जो ये पानी, जो पानी लिक्विड फॉर्म में है बर्तन के अंदर, वो कम हीट अपने पास रख रहा है, वो, है ना, वो कम हीट दे करके ही भाप बने जा रहा है, बॉईल हो जा रहा है, कम हीट अपने पास वो रख पा रहा है, स्पेसिफिक हीट इसकी कम है लो प्रेशर में। हाई प्रेशर आप रखोगे ऊपर से तो भैया हीट कंटेंट, हीट वो अपने पास ज़्यादा रख पाएगा, होल्ड कर पाएगा, ज़्यादा होल्ड होगा तो खाना अच्छे से पक पाएगा। इसीलिए प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं। कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या है ये देखिए, ये और ये लगाइए। इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज, यही है नीचे, तो इसमें क्या ही पढ़ना है कि इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं फर्टिलाइजेशन है ना, ऊपर देखो फर्टिलाइजेशन मतलब कुछ पैदा किया जा रहा है। इंक्रीज्ड एसिडिटी ऑफ ओशन रिजल्ट इन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फालतू की बातें हैं। एसिडिटी ऑफ ओशन को ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं परसों, तो आई डोंट नीड टू, है ना, एक्सप्लेन इट अगेन। एडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि देखो एसिडिटी ऑफ ओशन और फिर जो डाई मिथाइल सल्फाइड है डीएमएस, उसके एमिशन वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वी नीड डोंट नीड टू, है ना, गो अबाउट इट, रीड अबाउट इट। एडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ क्लाइमेट चेंज बॉट बाय इट, फालतू की बकवास है, मुझे कुछ समझ नहीं आया ये क्या कहना चाह रहे हैं। द इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर, नहीं मतलब फालतू की ये बाकी बकवास है। एक्चुअल में यही है कार्बन फर्टिलाइजेशन, कि भैया जितना आपका CO2 बढ़ेगा उतने ज़्यादा आपके प्लांट ग्रोथ हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट को तो चाहिए CO2, उतना ज़्यादा वो अपना, ठीक है, अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, है ना, थेसिस कर पाएगा। इसीलिए आपका CO2 की वजह से आपकी ज़्यादा प्लांट ग्रोथ जो हो रही है उसी को कार्बन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 2024 में CDS में आया हुआ है कि ग्लोबल डिमिंग इनमें से क्या चीज़ है, तो पढ़िए ज़रा ये ऑप्शन पढ़िए कि इज इट फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज्ड पार्टिकुलेट्स। देखिए डिमिंग की बात हो रही है, एक होता है ग्लोबल वार्मिंग, एक है डिमिंग। डिमिंग माने डिम हो रही है लाइट, बस उससे रिलेटेड नीचे देखो, ये प्रेशर की बात हो रही है क्या, नहीं, डिमिंग मतलब लाइट की बात हो रही है। रेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज्ड पार्टिकुलेट्स, नहीं। प्रेशर की बात हो रही है क्या, नहीं। रेज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज्ड पार्टिकुलेट्स, लाइट अगर कम होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्या, नो। और दूसरी बात, अगर पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा होगा, पार्टिकुलेट मैटर मान लें PM10 PM2.5, इस तरीके का जो पार्टिकुलेट मैटर है, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो तो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे ना उल्टा, है ना, वो सन से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करे जा रहे हैं, तो वो कहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वो तो कम करेंगे। फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स, दिस इज द थिंग। क्यों, क्योंकि भैया पार्टिकुलेट मैटर जितना आपका बढ़ रहा है एयर में, उसकी वजह से ग्लोबल डिमिंग भी हो रही है। सनलाइट आएगी, है ना, कई जगह तो आपको सन देखना भी मुश्किल हो गया। इट इज़ अ लग्जरी टू वॉच सन, कि भैया सन आ रहा है कहीं से, खुले आसमान के नीचे भी नहीं दिखता है। दिस इज़ ग्लोबल डिमिंग। सनलाइट पहुंच ही नहीं पा रही है नीचे तक, क्योंकि ऊपर पार्टिकुलेट मैटर इतना ज़्यादा है, वो उसे रिफ्लेक्ट बैक करवाया जा रहा है या फिर ऊपर ही उसका कुछ सिस्टम करे जा रहा है, छाँव पड़ रही है बेसिकली। मोस्ट ऑफ ओजोन इन द एटमोसफियर इज फाउंड इन, लगाओ जरा ये ऊपर, मैंने अभी बता दिया ना, ओजोन होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। देखो ओजोन आपके पाया जा रहा है ट्रोपोस्फियर में भी, लेकिन ट्रोपोस्फियर में ओजोन है हानिकारक। अगर आप ओजोन इनहेल करते हैं तो ये बहुत हानिकारक है, ये आपके लिए जहरीली है ना। आपके आपके जो जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन को भी ये कम करवा सकते हैं।
तो इट इज़ वेरी हानिकारक। इससे आपकी आंखों में इरिटेशन होता है। जब आप किसी गांव से सीधा अगर किसी बड़ी मेट्रोपोलिस सिटी में घुसे होंगे तो आपने आंखों में इरिटेशन महसूस की होगी। वो क्यों? आंखें आंखें आपकी जो फोटोकेमिकल स्मॉग होती है बेसिकली उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है, ओजोन को। ओजोन बना होता है वहाँ, है ना? ओजोन बना होता है, वो क्यों? सनलाइट के प्रेजेंस में। अब ये कैसे होता है ये मैंने पिछले सेशन में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा फिर से कि कैसे भाई सनलाइट के प्रेजेंस में O3 O2, है ना, O3 टूटता है O2 में प्लस O में, है ना, फिर O2 इस O को लेगा। ये पूरा प्रोसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मुझे फिर रिपीट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ऑनेस्टली बताऊँ तो वही जो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में चल रहा है कई बार वो ट्रोपोस्फीयर में हो जाता है, लेकिन ट्रोपोस्फीयर में ओजोन का होना इज़ वेरी हानिकारक। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन इज़ वेरी बेनिफिशियल। वाई? क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ये वहाँ से नीचे आने से रोकती है। अगर आ जाए यूवी रेडिएशन तो फिर भाई तब तो सबको कैंसर, भाई सबको कैंसर, को कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से हम एटमॉस्फेयर को पूरा पढ़ेंगे। उससे पहले आपको 10, अगर आपको एटमॉस्फेयर का पता नहीं है तो आपको 10 बार ये रटना है, TSMTE। इसी सीक्वेंस में रटना है नीचे से ऊपर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, है ना, थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर, इसी सीक्वेंस में। कौन कितना किलोमीटर ऊपर है नहीं रटना है, लगभग ध्यान में रखना है, लगभग लगभग आइडिया कि लगभग लगभग इतने तक आपका चल रहा है ना, लगभग लगभग आइडिया रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि एटमॉस्फेयर की हर लेयर अर्थ के इक्वेटर के पास ज़्यादा मोटी होगी, ऐसे ऐसे चलता है ये, पोल के पास घटेगी, ऐसे है ये लेयर्स, समझ लो। ऐसा क्यों होता है इस पे भी एक PYQ है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ये समझो इक्वेटर के पास एटमॉस्फेयर की हर लेयर थिक है और यहाँ थिन है। ऐसा क्यों होता है इस पे PYQ है, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए ये समझो। दूसरी बात ये समझ लो। तीसरी बात, टेम्परेचर जो है ना ये इसमें अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब ट्रोपोस्फियर में, जैसे मान लो आप कहाँ रह रहे हैं, आप ट्रोपोस्फियर में रह रहे हैं, क्षोभ मंडल में रह रहे हैं। तो ट्रोपोस्फियर में जैसे ही आप है ना जिस क्षोभ मंडल में रहते हैं, जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है? टेम्परेचर घटता है। तो इंक्रीजिंग हाइट के साथ टेम्परेचर यहाँ घटेगा, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीजिंग हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में अपर जो लेयर्स हैं, है ना, मतलब ये देखो जैसे स्ट्रेटोस्फियर है, ये यूवी रेडिएशन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ट्रैप होगी, फिर जाके कहीं यहाँ नीचे पहुँचेगी थोड़ी बहुत यूवी रेडिएशन जो यहाँ ट्रैप होगी। दैट मीन्स ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो हाईली पावर्ड एनर्जाइज्ड रेडिएशन है, तो है ना उस रेडिएशन की वजह से जो हायर जो आपका ट्रोपोस्फियर है, जैसे जैसे आप हाइट में जाओगे ट्रोपोस्फियर तक, इधर स्ट्रेटोस्फियर तक, स्ट्रेटोपॉज तक, वैसे वैसे आप पाएंगे हाई ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता जाता है। मेजोस्फियर फिर से ठंडा हो जाएगा, मेजोस्फियर, और ये मेजोस्फियर है कोल्डेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, तो यहाँ टेम्परेचर घटेगा। थर्मोस्फियर में फिर से बढ़ जाएगा टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया थर्मोस्फियर में मोस्टली इस पूरी लेयर में आपके आयन पाए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं आयन मंडल भी, आयनोस्फियर। आयनोस्फियर, यहाँ आयन पाए जाते हैं। आयन कौन से? जो सन से आपके, है ना, जो चार्ज पार्टिकल है वो जब अर्थ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना, तो उन चार्ज पार्टिकल्स को, उन आयंस को ये थर्मोस्फियर में, है ना, यहाँ पे वो रोक दिए जाते हैं मेनली बाय अर्थ की जो भी, ठीक है, जो जो अर्थ के मैग्नेटोस्फियर है, मैग्नेटोस्फियर वो यहाँ पे मैग्नेटो है ये स्फीयर, वो यहाँ पे मैग्नेटोस्फियर उसे रोक देता है जो सन से आने वाली लाइट है, जो सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल है। इसी की वजह से थर्मोस्फियर सबसे वार्म आपकी लेयर बन जाती है, सन से आने वाली चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस की वजह से, है ना। और यहाँ पे आयन क्रिएट हो जाते हैं, इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स की वजह से आयन क्रिएट होते हैं, क्योंकि यहाँ जितनी गैसेज प्रेजेंट होती है चार्ज पार्टिकल के आने की वजह से उन, है ना, जो यहाँ पे एटम्स, जितने भी गैसेज के एटम या फिर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे
एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन बिछड़ जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बिछड़ जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बिछड़ जाएगा, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन बिछड़ जाने की वजह से यहाँ पे आयन क्रिएट हो जाते हैं, उनमें है ना वहाँ चार्ज क्रिएट हो जाता है, इसीलिए इसे हम आयनोस्फीयर भी कह रहे हैं। अब इसका क्या यूज़ है अभी हम देखेंगे। आयनोस्फीयर है ना, थर्मोस्फीयर में ही आपका थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर मिला करके अपर मेसोस्फीयर आयनोस्फीयर आपका बन रहा है, फिर आता है आपका एक्सोस्फीयर है ना। तो यहाँ पे भी आपका टेम्परेचर घटेगा हाइट बढ़ने के साथ। एक्सोस्फीयर तो बेसिकली ऐसा है कि मतलब यहाँ कुछ नहीं है बस, थोड़ी बहुत हवा अगर होगी होगी होगी। फिर वो आपसे ये पूछेगा कि कार्बन लाइन ये वो लाइन है जहाँ पे जेफ बेजोस गए हुए हैं, उनका जो अपना है ना ब्लू ओरिजिन जो भी उनका है स्पेस क्राफ्ट वगैरह, तो 100 किलोमीटर तक की वो यात्रा करवाते हैं, आप भी जा करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो कार्बन लाइन है ये वही जगह है जहाँ से वो अपना एयरक्राफ्ट को बाहर है ना नीचे वापस भेजते हैं। तो ये माना जाता है कि कार्बन लाइन वो एरिया है 100 किलोमीटर ऊपर, ये वो जगह है जहाँ से बाहर हम मानते हैं कि स्पेस शुरू होता है। तो वो भी आपके थर्मोस्फियर में ही पाई जाती है वो कार्बन लाइन। अगर वो बोले कि स्पेस कहाँ से शुरू करेंगे तो थर्मोस्फियर से। अगर वो बोलें कि मोस्टली जितने भी सैटेलाइट्स हैं है ना लो अर्थ ऑर्बिट में, तो वो मोस्टली लो अर्थ ऑर्बिट वाले और मिडल अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट आपको कहाँ मिलेंगे, लगभग थर्मोस्फियर में। अगर वो ये बोले कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि लगभग 300 किलोमीटर ऊपर आपके उड़ रहा है, वो कहाँ मिलेगा, थर्मोस्फियर में। लेकिन अगर वो ये बोले कि भैया आपके जो फाइटर जेट हैं या फिर जो जेट है वो कहाँ उड़ता है, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है, उसे ट्रोपोस्फियर से बाहर ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में आपकी वेदर एक्टिविटी नहीं है, ट्रोपोस्फियर में बहुत ज़्यादा क्लाउडी एक्टिविटी है, तो वो फास्ट नहीं उड़ पाते हैं, तो स्ट्रेटोस्फियर। क्लियर? तो अगर वो बोले ओजोन लेयर कहाँ है, मेनली कहाँ पाई जा रही है, स्ट्रेटोस्फियर में। अगर बोले उल्का पिंड जल करके कहाँ से राख हो रहे हैं है ना, जो आपके एस्ट्रॉइड्स जो आपके क्या कहते हैं उसे, मीटियोर आ रहे हैं, मीटियोर बर्निंग कहाँ पे हो रही है, पूरी मेजोस्फीयर में। ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा और क्या ही बताएं। पूरा आपका एटमॉस्फेयर यही है बस। ऑल वेदर एक्टिविटी कहाँ हो रही है, ट्रोपोस्फियर में। सिंपल बात है। बस फिर यहाँ आ जाओ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग द हीट एंड कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, बताओ यार, बताओ। ग्लोबल ऑक्सीजन से होती है क्या? कभी कभी तुमने सुना हो कि ऑक्सीजन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई? हटाओ तभी। सूट अभी हमने पढ़ा, ब्लैक कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड से बढ़ता ही है ना, इसका जो बहुत हाईली पोटेंट है ये वाटर वेपर। हाँ, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस ही है वाटर वेपर भी। विच लेयर ऑफ एटमोसफियर मोस्ट वेदर फिनोमिना कहाँ होता है, अभी अभी हमने पढ़ा ट्रोपोस्फियर में। एक्सोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर कहाँ? विच फीचर ऑफ सम स्पीशीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प प्रोमोटेड दैम एज बायो, ये कहाँ से आ गया, वायरस क्वेश्चन आ गया भाई बीच में, कि कुछ एल्गी की स्पीशी ऐसी होती है जिसकी वजह से, क्योंकि देखो ये आ, जो जो नाइट्रोजन साइकिल वगैरह है ना, ये बायो फर्टिलाइज़र वगैरह है, इनको हम एनवायरनमेंट की कक्षाओं में अलग से देखेंगे। अभी के लिए ये पता नहीं मैंने क्यों डाल दिया इसमें बीच में, एग्जाम रोबोट में आ जाता है बीच में कई बार। तो विच फीचर ऑफ सम स्पीशीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प देम प्रोमोटेड एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है? तो वो वही है, एनाबेना, स्पायरुलिना एटसेट्रा, और फिर आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी आपकी रहती है, क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, उन्हीं की ये बात बेसिकली कर रहा है कि इनमें से क्या वो फीचर है उनके पास स्पेशल कि भैया इनको एज ए बायो फर्टिलाइजर आप यूज़ करें। टू कन्वर्ट एटमोस्फेरिक मीथेन इनटू अमोनिया विच द क्रॉप प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब रेडिली। एक मिनट। टू द दे इंड्यूस द क्रॉप प्लांट्स टू प्रोड्यूस एंजाइम्स, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, एक्स्ट्रा एंजाइम तो वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट ब्रिंगिंग एनी जेनेटिक चेंज। दे हैव द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म दैट क्रॉप कैन एब्जॉर्ब रेडिली। ओके, एंड इंड्यूस द, हाँ ये एक्चुअल में आंसर है। दे हैव द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म दैट द क्रॉप कैन एब्जॉर्ब इजीली, प्लांट कैन एब्जॉर्ब इजीली। बिल्कुल सही बात है ना। मीथेन को तो वो अमोनिया में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन को कर रहे होते हैं, तो मीथेन को तो हटा ही दो सीधी बात है यार, है ना। नाइट्रोजन को कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन वो करते हैं, मीथेन का तो नहीं है कोई भी रोल इसमें, फालतू में डाल दिया। इंड्यूस द रोप एंड क्लॉट, नहीं ये फालतू में, फिर से बदतमीजी है, आंसर इज दिस।
क्योंकि देखो जो बदतमीजी है वो बदतमीजी है, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूँ कि दे इंड्यूस द क्रॉप प्लांट्स टू एब्जॉर्ब सॉइल नाइट्रेट्स इन लार्जर क्वांटिटीज, नहीं। ह्यूमन एक्टिविटीज in recent past have caused the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere, but a lot of it does not remain in the lower atmosphere because of। हाँ, ये क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं रह पा रही है। खेद की बात है, ऐसा क्यों है, मतलब नीचे नहीं रुक पा रही है, ऐसा क्यों है? इट इट एस्केप्स इनटू आउटर स्ट्रेटोस्फेयर। The photosynthesis by phytoplankton in the oceans, the trapping of air in the polar ice caps। एक मिनट, इट एस्केप्स इनटू आउटर स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसा तो हमने नहीं सुना यार कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब छिप के निकल गई और आउटर स्ट्रेटोस्फेयर में घुस गई। क्योंकि ऑप्शन आप देखें ना तो नन ऑफ द अबव नहीं है ऑप्शन, तो कई बार ऑप्शन आपको हेल्प करता है, तो ये तो हटा ही दो, फिर भी हेल्प नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन इन ओशंस, लोअर एटमोस्फेयर में कम ही है, बट अ लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द ओके इन द लोअर एटमोस्फेयर बिकॉज ऑफ, ठीक है, वे लोअर एटमोस्फेयर में काफ़ी है ना, भले ही हम एमिशन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एमिशन इसका लोअर एटमोस्फेयर में नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या कारण है? इसका कारण है बेसिकली नंबर वन कार्बन फर्टिलाइजेशन ही। हमने ऊपर पढ़ा ना कार्बन फर्टिलाइजेशन, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्लांट ग्रोथ, नो, इट इज़ ऑल्सो अबाउट फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ। जितना ज़्यादा आपका CO2 एमिशन हो रहा है उतना ज़्यादा आप पाएंगे कि फाइटोप्लैंक्टन जो ग्रोथ है ओशन में वो भी आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, क्योंकि इजीली उन्हें CO2 मिल रहा है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ओशन में CO2 घुल रहा है ना। और इसी की वजह से आप फिर बाद में देखेंगे कि जो ओशन है ना, ओशन एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, CO2 यहाँ से घुले घुले जा रहा है ना, और ओशन में जो इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन है और वाटर की प्रेजेंस में है ना, बाकी वहाँ पे कैल्शियम वगैरह भी है, बाकी है ना कार्बोनेट्स एटसेट्रा है, मतलब सबके साथ मिला करके वो जो, ठीक है, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो कैल्साइट डिपॉजिट्स हैं है ना, या फिर जो आपके फॉर एग्जांपल जैसे कोरल वगैरह हैं, उनके पास कैल्शियम है ना, कैल्शियम के उनके पास शेल्स होते हैं, तो उनके साथ राइट वो, ठीक है, हाँ, ठीक है, वो जो एसिडिफिकेशन हो रहा है वो एसिड उसके साथ रिएक्ट करके वो जो कैल्सीफाइड चीज़ें हैं है ना, उनको भी वहाँ पे ठीक है, बेसिकली जो शेल फॉर्मेशन है उसको ये डिसरप्ट कर देता है। तो CO2 के बड़े बड़े इशूज हैं, ओशन के पानी में घुल जाना वहाँ पे है ना, और ओशन एसिडिफिकेशन कॉज करवाना, फाइटोप्लैंक्टन की एक्सेस ग्रोथ का हो जाना है ना। इसी की वजह से फाइटोप्लैंक्टन की मान लीजिए अगर एक्सेस ग्रोथ है ना, एल्गी की बेसिकली अगर एल्गल ब्लूम आ जाए कहीं पे, अगर ओशन में अगर आ जाए वो एल्गल ब्लूम आ जाए, उसकी वजह से जो ओशन की निचली लेयर्स हैं वहाँ पे जो आपके जानवर रह रहे हैं उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में कम आने की वजह से बीच में तो वो एल्गी आ गई, ये पानी है ऊपर एल्गी है, तो O2 तो यहाँ है, तो ये O2 मिक्स नहीं हो पा रही है पानी में, हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट, द ट्रैपिंग ऑफ एयर इन पोलर आइस कैप्स, ठीक है। लेकिन देखो प्रॉब्लम यह है कि पोलर ऐसा तो नहीं होता है कि क्वेश्चन की अगर देखो, अगर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ें, अगर नॉर्मली पढ़ें कि बहुत सारी जो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है डेफिनेटली वो पोलर आइस कैप्स में ट्रैप्ड है, बहुत सारा कार्बन है ना, बहुत सारी मीथेन डेफिनेटली। लेकिन जो आप कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं या फिर जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, ऐसा तो बहुत है ना, बहुत आपने कहीं नहीं सुना कि पोलर आइस कैप्स ने ट्रैप कर लिया हो उस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऐसा बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आता है कि आइस कैप्स ने ट्रैप कर दिया ना, रेयर है ना। तो आंसर इज टू ओनली, तो फालतू में कहीं मतलब वो सारी चीज़ें वहाँ मत लगाओ कि हाँ परमाफ्रॉस्ट में इतनी मीथेन है वो इतनी ट्रैप्ड है, ना 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 ना, इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन, लेकिन फिर भी बावजूद इसके वो लोअर एटमोसफियर में क्यों नहीं रुक पा रही है, मेन कारण ये है ना। मेन कारण आपकी कार्बन फर्टिलाइजेशन है, मेन कारण इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ भी है साइमल्टेनियसली।
ऐसा है कि मैं गया हूँ थक। तो रेडियो रेडियो पे हम कल बात करेंगे। इससे नीचे रेडियो वेव्स वगैरह आ गया है ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है। छूटा हुआ जो आपका शेष भाग है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके लिए एक जरूरी सूचना, सूचना समाप्त होने तक कृपया हमारी प्रतीक्षा करें। सूचना ये है कि अगर आप YouTube पे अभी हमें देख रहे हैं तो सिर्फ देखने मात्र से काम नहीं चलेगा, आप चाहें तो एनरोल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में कर चुके हैं। एक बार यहाँ भी करके देखिए, पैसा आपको बर्बाद करना है यहाँ भी और वहाँ भी। एक बार यहाँ करके देखिए, हो सकता है नया एक्सपेरिमेंट आपको थोड़ी खुशियाँ दे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। civilspot.in पे लॉगिन करके आराम से पीवाई की प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।